Namaskar, good evening. Welcome all of you in this Nakshatra series. And today is the last lecture of this Nakshatra series, ninth one lecture. And we have covered 24 lectures, 24 Nakshatras so far. And today we will complete 3 more. So all the 27 Nakshatras will be completed. Thus we will have the information and knowledge of the 27 Nakshatras. I am very thankful and grateful Honorable Dr. Abhay Patil sir, he has given me this golden opportunity to keep this very nice and beautiful subject in front of you. तो उनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया, तो उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ उनका और आप सभी का, क्योंकि आप सभी ने इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. Thank you so much and I am so grateful. So there are 3 nakshatras of Mercury. बुध के 3 नक्षत्र है. वन नक्षत्र जो आता है कैंसर कर्क राशि में 16:40 से लेके 30 तक. उसके बाद में सेकंड नक्षत्र आता है ज्येष्ठा स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में 16:40 से लेके 30 डिग्री तक. उसके बाद में तीसरा जो नक्षत्र है विच इज द एंड ऑफ द राशि चक्र, दैट इज रेवती, कम्स इन क्राइसिस मीन राशि 16:40 से 30 में. एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कैंसर. कि कैंसर में आश्लेषा नक्षत्र है जो बुध का है. अभी इसका जो तत्व है, सभी राशियों का तत्व जल तत्व है. मतलब कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस तीनों का जल तत्व है, बट ऑल द 3 जल तत्व आर डिफरेंट. दिस इज इम्पोर्टेंट कि कैंसर का जो जल तत्व है वो चर जल तत्व है, मतलब बहता हुआ पानी है, मूवेबल है. और स्कॉर्पियो का इमूवेबल है, ठहराव पानी, जो जमा हुआ पानी है वैसा पानी है. एंड ड्यूएल जो तत्व है वो है मीन राशि में, जो समंदर का तत्व माना जाता है. तो एक बहती हुई नदी है, एक तालाब है और एक समंदर है. तो इस तरह से हम उसको डिफरेंशिएटली समझेंगे. उनके देवताएं भी अलग अलग है. जैसे कैंसर में आश्लेषा की देवता नाग देवता है, सांप है. फिर वृश्चिक राशि में इंद्र देवता है और मीन राशि में रेवती की देवता पूषा है. तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे. जिसके प्लांट्स, एक नाग चंपा है आश्लेषा का, फिर शाल्मली नाम का एक वृक्ष होता है, सभी को पता होगा, उस पर कांटे कांटे होते हैं और रेड कलर का एक फूल, बहुत ही आकर्षक फूल आता है. शायद फरवरी के बाद में वो दिखाई देता है. फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में उसमें बहुत सारे लाल फूल हमें दिखाई देते हैं. उसके बाद में मोह का वृक्ष जो होता है वो भी सभी को पता होगा, कि जिससे वो मोह की दारू बनाई जाती है. उसके फूलों से फिर कुछ औषधि भी बनाई जाती है. उसके जो फल होते हैं उससे तेल बनाया जाता है. सो मेनी उसके उपयोग है. फिर आश्लेषा का जो दान है वो व्हाइट सीसम है. धेनु मतलब गौ माता का दान है. और स्कॉर्पियो का जो ज्येष्ठा नक्षत्र का दान है वह फुटवेयर, पादत्राण है, चप्पल है. इसके बाद में रेवती का दान महा है. यू विल सी फ्रॉम द आश्लेषा. आश्लेषा यह जो नक्षत्र है वो श्लेष, शेष, मतलब जो शेष नाग, भगवान शेष, इनसे जुड़ा हुआ नक्षत्र है. जो एक कॉइलिंग, उसका जो आकार है एक सांप का आकार है. अभी इनमें क्या है, दे आर वेरी इमेजिनरी पीपल. कल्पना करने वाले लोग बहुत ज्यादा इसमें होते हैं. दे आर केयरिंग, बट उनके जो सर के ऊपर, जैसे शेष, भगवान शेष के सर के ऊपर शेष नाग है, उसी तरह से हेड के ऊपर होता है द प्रोटेक्शन फ्रॉम द डिवाइन फोर्सेस, इनको हमेशा मिलता है. तो यह एक चित्र आपने देखा होगा, भगवान शेष की जब मूर्ति हम देखते हैं
तो उनके सर के ऊपर एक शेषनाग है, दैट इज अ साइन ऑफ द प्रोटेक्शन, कि उनको प्रोटेक्शन है बाकी सब डिवाइन फोर्सेस से, जो भी निगेटिव अगर फोर्सेस होंगी तो। सिंबल इसके कॉइल स्नेक है, देन ब्रेन के आर कॉम्प्लेक्स जैसे जो एक रचना है वो है, और डीएनए का शेप भी उसी तरह से होता है। तो ये सिंबल भी यहाँ पे बहुत कुछ बातें कहते हैं कि जैसे ब्रेन का आर कॉम्प्लेक्स जिसको कहा जाता है, तो वो जो रचना है, तो वो भी रचना मतलब साइकोलॉजी, दिमाग से जुड़ी हुई बातें इस अश्लेषा नक्षत्र से जुड़ी हुई है। सो दे मे बी साइकिक और दे मे बी साइकेट्रिस्ट बोथ। तो डीएनए शेप का भी जो आकार है, वो जो सिंबल माना जाता है, तो उसका अगर हम ये लेंगे तो वो हमारे हेरिडिटरी से कनेक्शन में आ जाता है, एंसेस्टर्स के कनेक्शन में आ जाता है, कि एंसेस्टर से आने वाली जो चीजें हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, दोज आर डायरेक्टली कम्स इन दिस टाइप ऑफ पीपल हु हैव अश्लेषा नक्षत्र। इसकी गायकी मतलब देवता, ये सर्प देवता है, नाग देवता है, और नाग देवता के बहुत सारे प्रकार है। इसमें प्रमुख है कि शेषनाग, वासुकी, तक्षक, ये प्रकार के 3 प्रकार के महत्व के उनमें देवताएं हैं, प्रकार है, जो अलग-अलग होते हैं। अभी हर सिविलाइजेशन में, चाहे वो हमारा इंडियन सिविलाइजेशन हो, ग्रीक रोमन हो या और कोई हो, हर सिविलाइजेशन में सांप का, नाग का, उसका देवता का संदर्भ आता है। दैट देवता इज कंसिडर्ड एज अ प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन भी है वहां पर, और एक फियर भी है, एक डर भी है, क्योंकि उसमें पॉइजन होता है। तो पॉइजन से रिलेट करने वाले जो अश्लेषा नक्षत्र के लोग हो सकते हैं, कि जैसे वो पॉइजन जमा करने वाले होते हैं, या किसी फार्मा कंपनीज में केमिकल कॉम्बिनेशन जो पॉइजनस है, निगेटिव है, उस कंपनी में काम करने वाले होंगे, या कुछ केमिकल इंजीनियरिंग होंगे। तो ये सब लोग जो है उस प्रकार से इस नक्षत्र से जुड़े हुए हो सकते हैं। अभी ये लोग होते कैसे हैं? तो तक्षक और शेषनाग की हमने जो बातें कही कि उनके बारे में, वो तो सभी को पता है कि पाताल में वो रहते हैं। शेष भगवान शेष महाराज, जो विष्णु का ही एक अंग माना जाता है। जैसे पुराने जमाने में जब जो रामायण हम देखते हैं, तो रामायण में राम के भाई जो थे लक्ष्मण, तो ये लक्ष्मण जी का अश्लेषा नक्षत्र था। इसके लिए वो बहुत ही मतलब बंधु प्रेम से भरे हुए, हमेशा भाई के साथ रहते थे, हमेशा त्याग मूर्ति करने वाले, और बहुत गुस्से हुआ करते थे। ये हमने रामायण में देखा है, हम सभी को पता है। तो तभी रामायण में एक बार लक्ष्मण जी ने कहा कि देखिए, मैंने आपकी बहुत सेवा की है छोटे भाई बनकर, लेकिन मुझे भी कभी तो आप थोड़ा बड़प्पन दिया कीजिए, ऐसे कहा। तो फिर उनको उन्होंने कहा ठीक है, अगले अवतार में आप मेरे बड़े भाई होंगे और मैं आपका छोटा भाई होऊंगा। तो अगले जो अवतार थे उसमें कृष्ण के अवतार में वो उसके भाई बलराम बने थे, जो कि भगवान शेषनाग के ही एक अवतार माने जाते हैं। तो इस तरह से ये माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी इससे जुड़ी हुई है, और हर विष्णु जी के अवतार में इसका कनेक्शन हमें देखने को मिलता है। अभी जो अश्लेषा वाले लोग हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, क्योंकि उनको समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली वो कैसे है, एक टाइम पे हमें लगेगा कि दे आर सो इमोशनल, इमोशनल है वो लोग, बहुत केयरिंग करने वाले हैं, और एक टाइम पे लगेगा कि यार बाप रे, ये तो बहुत डिसेप्टिव थॉट वाले हैं, दे आर वेरी सस्पिशियस इन नेचर। तो बुध जो प्लैनेट है, तो बुध प्लैनेट का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, ड्यूअल माइंडेड है, डबल होता है। मतलब दोनों जैसे कॉइन्स को दोनों बाजू होते हैं, हेड एंड टेल, उसी तरह से इनके पास ये दोनों बाजू होती है। खाली जो हमें दिखती है वो
दिख जाती है, लेकिन पीछे भी एक बाजू होती है। इसका ख्याल हमें हमेशा इन बुध के तीनों नक्षत्रों को समझने के लिए रखना चाहिए। तो ये दोनों बाजुएं तीनों नक्षत्र में हमें देखने को मिलेगी। सो दिस पीपल डिसीव अदर्स एंड गेट डिसीव्ड बाय अदर्स। ये इनका ये है कि ये एक तो खुद फंसाते हैं लोगों को, या दूसरों से फंसे जाते हैं, चीट किए जाते हैं। सो दे कैन बी विक्टिम ऑफ द डिसेप्टिविटी। ये दोनों चीजें हमें वहां पर देखने को मिलती है। खास करके जो समाज में एक कलेक्टिव डेस्टिनी के रूप में काम करने वाले लोग, जो लोगों को लालच देते हैं कि देखिए हम आपके पैसे डबल कर देंगे 6 महीने में, 1 साल में ट्रिपल कर देंगे, ऐसे वैसे। तो डिसेप्टिविटी से लोगों को क्या करते हैं, फुसलाकर अपने बाजू में उनके पैसे ले लेते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे ये जो योजना चलाने वाले हैं वो रातों रात भाग गए, वहां से रफूचक्कर हो गए। तो ऐसा भी हो सकता है। तो इस तरह से वो एक तो फंसाए जाते हैं या फंसाते हैं, दोनों है वहां। दे आर वेरी सेल्फिश पीपल। और वो इंट्रोवर्ट है, मतलब ऊपर से दिखने को हमको एक्सट्रोवर्ट दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर जो चली बात होती है वो इंट्रोवर्ट ही है। सो दे कैन फाइंड आउट सम हिडन एलिमेंट्स ऑफ नेचर एंड इट्स फंक्शनिंग। ये इनको एक वरदान है कि इस नेचर में जो भी हिडन एलिमेंट्स है, जो तथ्य है, जो उजागर नहीं हुए कभी, तो इनको उजागर करने का काम, उनको खोजने का काम ये आश्लेषा नक्षत्र वाले लोग करते हैं। देखिए एक नाक कैसे होता है कि एकदम चुलबुला, एकदम फास्ट होता है वो, वैसे ही ये लोग बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। वो एक जगह पर कभी बैठेंगे नहीं, दौड़ते रहेंगे इधर उधर इधर उधर इधर उधर, इस तरह से। और अगर उन्हें अपना एक गोल सेट किया जिंदगी में, तो उसको उस गोल के लिए वो काम करते हुए दिखाई देंगे और उसमें संशोधन करेंगे। सो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये काम करने के लिए भी ये लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। खाली उन्हें क्या चाहिए, एक गोल सेटिंग देना चाहिए, एंड दे हैव टू बी हैंडल विथ केयर। तो वो हमें समझना चाहिए। अभी ये जो लोग हैं, इनको हमेशा इनके सर के ऊपर कोई ना कोई लोड चाहिए, वजन चाहिए, भार चाहिए। तो ये लोग बहुत ही अच्छी तरह से उस भार को लेकर अच्छा चल सकते हैं। तो आप कहेंगे अरे ऐसे कैसे, कि सर के ऊपर किसी के बोझ लाद दिया तो कैसे चलेंगे अच्छी तरह से? हाँ, जरूर चलेंगे। अश्लेषा नक्षत्र वाले बरोबर अच्छा चलेंगे, फिर वो अपनी लाइन छोड़ते नहीं है। लेकिन अगर उनके सर के ऊपर कोई भार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, और कोई एक्टिविटीज वो नहीं कर रहे हैं, इफ दे आर वेरी पैसिव, इनएक्टिव है, तो फिर क्या होगा, फिर वो समाज के लिए खतरा बनते हैं, फिर फैमिली के लिए भी और इस तरह से फिर उनको हैंडल करना और भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कभी-कभी हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं कि कोई आश्लेषा नक्षत्र वाले बच्चे होते हैं, बहुत मिस्चीवियस होते हैं, और फिर उन्हें हैंडल करना पेरेंट्स के लिए बहुत ही सिरदर्द बनता है। फिर वो बोलते हैं सर देखिए कैसे इन्हें हम हैंडल करें, हमें समझ में नहीं आता है। दे आर वेरी मिस्चीवियस, और बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं, उनकी बहुत सारे कंप्लेंट स्कूल से आते हैं, बाहर से आते हैं, क्या किया जाए? तो हम उन्हें कहते हैं कि आप इनके ऊपर कुछ एक्टिविटीज लाद दो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दो उनको। तो फिर ये क्या करेंगे, उसमें बिजी रहेंगे और वो अच्छा करेंगे। तो उसमें वो प्राइज भी मिलेंगे उनको, और वो अच्छी तरह से उसको हैंडल कर सकते हैं। मतलब ये एक उपाय हो गया। तो ये नक्षत्रों का जो एप्लीकेशन है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको करने के लिए हमें ये इसमें जो तथ्य अभी जो बताए गए हैं, उसका सुंदर उपयोग किया जा सकता है। तो इनके ऊपर हमेशा क्या देना चाहिए, कुछ ना कुछ हेवी लोड होना चाहिए, ताकि वो बराबर अपनी लाइन से चलते रहे, इधर-उधर दौड़ेंगे ही नहीं फिर वो। So that is important thing here.
उसके बाद में इनको स्किज़ोफ्रेनिया, पहले ही मैंने बताया कि आर कॉम्प्लेक्स ब्रेन का जो एक रचना है, तो उसमें उससे उनका कनेक्शन होने के कारण दे आर वेरी स्किज़ोफ्रेनिक लोग भी हो सकते हैं, साइकिक लोग हो सकते हैं, बड़े ही अनस्टेबल हो सकते हैं और इसकी वजह से उनको फिर साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट की भी आवश्यकता पड़ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि दे कैन बी अ वेरी गुड साइकियाट्रिस्ट, कि उसका विश्लेषण करने वाले बहुत अच्छी तरह से ये लोग हो सकते हैं। सो ये स्किज़ोफ्रेनिया नाम का जो डिसीज़ है, कि इनको होने के चांसेस होते हैं। जब भी कभी इनके मन में डर बैठेगा, फ़ियर बैठेगा, तो फ़ियर एक बार बैठ गया, तो फ़ियर के कारण, डरने के कारण स्किज़ोफ्रेनिक हो सकते हैं। तो उसके रूट्स भी अश्लेषा में होते हैं। इस तरह से अश्लेषा नक्षत्र में और एक जो यहाँ दिया नहीं है, मतलब बहुत सारे हैं इसमें, अभी सभी देना इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये एक और है कि अश्लेषा नक्षत्र ये इन-लॉज़ से जुड़ा हुआ है, खास करके सासू माँ से जुड़ा हुआ है। तो ऐसा पुराने ज़माने में कहा जाता था कि अरे बाप रे! अश्लेषा नक्षत्र की अगर लड़की है, तो उसकी अगर शादी उस घर में हो गई, तो उसकी सास का बहुत बुरा हाल होगा। मतलब उसमें कहा गया कि मृत्यु तुल्य पीड़ा होगी, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि मृत्यु होगा ऐसे बोलते चले गए। लेकिन मृत्यु होगा ऐसी बात नहीं है, मृत्यु तुल्य पीड़ा हो सकती है, ऐसा है। तो मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगा कि मेरे पास एक बार एक कंपनी के बहुत बड़े सीईओ आए थे और उनकी कुंडली में आश्लेषा नक्षत्र में चंद्र और राहु दोनों थे और अभी हम सीखेंगे भाव वगैरह सब कॉम्बिनेशंस। तो वो जो 6th हाउस में थे और अष्टम के साथ उसका संबंध था। तो हमने उनसे कहा कि देखिए आपकी जब शादी हो रही थी, तो शादी होते हो वक़्त कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ रहेगा और आपकी जो सासू माँ है, शायद उनको बहुत चोटें वगैरह आई रहेंगी। शी मस्ट बी इंज्योर्ड इन दैट प्रोसेस। तो क्या हुआ था? जैसे हमने उनसे पूछा, तो वो बैठे थे, वो खड़े रह गए। खड़े होकर बोले, "ये कैसे आपने बताया? ये तो किसी को बात पता नहीं है।" मैंने कहा, "बोलिए क्या हो गया था?" तो उन्होंने कहा, "जब हमारी शादी हो रही थी, तभी मंडप को आग लगी थी। तो मंडप को आग लगने के बाद में सब लोग इधर-उधर दौड़े, तो हमारी सासू माँ भी ज़ोर से दौड़ी, वो गिर गई, तो उसका हाथ भी फ्रैक्चर हो गया और कुछ इंजरीज़ भी आई थी।" तो उसका एक विशिष्ट चरण है, जिस पे पर वो ये आता है, उसे अश्लेषा का वो चरण कहा जाता है। लेकिन इसका दूसरा भी मतलब ऐसा है कि शायद ये बहुत आक्रामक होने के कारण अश्लेषा नक्षत्र वाले जो बहू है, तो उनका सासू माँ के साथ जमता नहीं है, मतभेद हो जाते हैं, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते हैं और जिसकी वजह से सासू माँ को भी झेलना पड़ता है, इनका जो ये है और पूरे फैमिली को भी सफ़र करना पड़ सकता है। तो इसके लिए ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि आश्लेषा नक्षत्र अगर है, तो उसकी शांति विधि कीजिए। क्योंकि ये सब बुध के जो भी तीनों नक्षत्र है, वो गंडांत मूल में आते हैं। गंडांत मूल मतलब क्या? कि वो एक तत्व एंड होने वाला है, कि जल तत्व एंड होकर फिर से अग्नि तत्व शुरू होने वाला है। जैसे कर्क खत्म होने के बाद में अग्नि तत्व की सिंह राशि, लियो राशि आती है। फिर वृश्चिक में ज्येष्ठा खत्म होने के बाद में धनु राशि अग्नि तत्व की आती है और मीन में रेवती खत्म होने के बाद अग्नि तत्व की मंगल की मेष राशि आती है। तो ये तत्व चेंजिंग होने के कारण इसको गंडांत मूल नक्षत्र कहा जाता है। तो उसका अगर लास्ट चरणों में और लास्ट डिग्रीज में है कि 29 डिग्रीज में अगर वो रहेगा, तो फिर उसकी शांति विधि बताई गई है कि वो गंडांत योग में है, तो इनके लाइफ में क्या होता है कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं। गंडांत योग का फल क्या है कि बड़े चेंजेस होना लाइफ में, हर स्टेज में। तो ऐसे बड़े चेंजेस चाहे वो पॉजिटिव, नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो वैसे होते हैं और उन्हें बहुत सारा सफ़र भी करना पड़ता है। दुःख, दर्द सब झेलने पड़ते हैं।
अभी फेमस पर्सनैलिटीज़ में इंदिरा गांधी जी का जो नक्षत्र है, वो आश्लेषा नक्षत्र, लग्न नक्षत्र आश्लेषा था। तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने हमारे देश की ज़िम्मेदारी जो है, वो कितनी बढ़िया निभाई, कितनी अच्छी तरह से निभाई और वह पूरी दुनिया में फेमस थी। 16-17 साल वो हमारे प्राइम मिनिस्टर 10 साल से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर रही और उन्होंने जो पराक्रम करके दिखाया, तो वो हमारे देश को आगे लेके गया है। तो ये जवाबदारी लेकर उन्होंने ये सब किया था। तो उनका शनि भी वहाँ पर था, मतलब बहुत सारे प्लैनेट्स भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो उसकी वजह से लेकिन उनको सांसारिक जीवन में बहुत सारे अड़चनों का भी सामना करना पड़ा था। तो ये 2 ऐसे अलग-अलग ये हो सकते हैं कि कार्य क्षेत्र में एक अलग अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा, तो फैमिली लेवल में शायद नेगेटिव मिलेगा। फैमिली लेवल में पॉजिटिव है, तो शायद बाहर के जो आपके कर्म स्थान है, कर्म क्षेत्र है, वहाँ पर नेगेटिव रिज़ल्ट इज़ एक्सपेक्टेड। उसके बाद में बॉडी पार्ट्स जो है, उसमें जॉइंट्स, हमारे जो भी जॉइंट्स है, नीज़ के है, एल्बो के है, वगैरह-वगैरह, ये सब भाग आता है। उस तरह से चेस्ट का भी कुछ जो पोर्शन है, वह भी आश्लेषा नक्षत्र के अंदर आता है। सो दिस इज़ अबाउट द आश्लेषा। और ये चिंतनशील सभी जो जल राशि जो भी है ना, वो चिंतनशील राशियाँ हैं। चाहे वो कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन हो, ये बात भी हमें समझनी चाहिए। सो दे हैव सम स्पिरिचुअल एंगल्स आल्सो। जैसे सर्प का आकार मतलब कुंडलिनी का आकार होता है। तो कुंडलिनी का आकार होने के कारण उनमें ध्यान धारणा करना, बहुत ही कड़क तपस्या करना, ये भी वहाँ पर हो सकता है। देन जो दूसरा जो नक्षत्र है, वो आता है वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो राशि में, जिसका नाम है ज्येष्ठा। अभी ज्येष्ठा का मतलब क्या होता है? एल्डर और हायर पोजीशन वाला, रूलर और सर वन एडमिनिस्ट्रेटर। सर यस, प्रीवियस स्लाइड प्लीज, मतलब एक जन ने शायद कॉपी नहीं किया होगा। हाँ, वी कैन वेट फॉर 10 सेकंड्स। यस, यस। तो आश्लेषा अधोमुख नक्षत्र है। अधोमुख मतलब जमीन के लेवल के नीचे जो भी काम किए जाते हैं, उसके लिए यह मुहूर्त शास्त्र में शुभ माना गया है। बाकी किसी भी कार्य के लिए यह शुभ नक्षत्र नहीं है। अशुभ कामों के लिए शुभ है। तो एडमिनिस्ट्रेटर, अथॉरिटी, उसके बाद में जेलसी, बिट्रेयल और एक बदले की भावना, सूड की भावना, यह सभी बातें ज्येष्ठा के साथ हमें देखने को मिलती है। इसका सिंबल है राउंड टेल्समैन और अम्ब्रेला। अभी अम्ब्रेला क्यों? कि अम्ब्रेला एक प्रोटेक्शन है। ये सभी जो राशियां है ना, वो प्रोटेक्शन की राशियां है। चाहे कर्क हो, वृश्चिक हो या मीन राशि हो, अलग अलग लेवल पे हमारा प्रोटेक्शन करने वाली राशियां उन्हें माना जाता है। तो उसमें ज्येष्ठा नक्षत्र जो है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा नक्षत्र है और सब लोग इस नक्षत्र से जरा डरते हैं ज्येष्ठा कहने के बाद, क्योंकि वो वृश्चिक राशि में आता है। लेकिन डरने की बात नहीं है। वो इतना भी अशुभ नहीं कि उसको एकदम से बाहर किया जाए। तो अम्ब्रेला इज अ प्रोटेक्शन, ठीक है। और राउंड टेल्समैन इज अ अथॉरिटी और इसका सब ये दिखाता है। तो इसकी जो देवता है, वो देवता है इंद्र, द किंग ऑफ गॉड। वो ज्येष्ठ मतलब इंद्र यह ज्येष्ठा नक्षत्र का ही था। सो ही इज अ प्रोटेक्टर। अभी इंद्र कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ ये पद है, वो कुर्सी है। तो वो कुर्सी पर कोई भी, जैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी होती है, तो जो भी व्यक्ति आते हैं वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, पंतप्रधान होते हैं, तो उस कुर्सी पर बैठने पर वो पंतप्रधान कहलाते हैं। तो वैसे इंद्र ये कुर्सी है, राजा की कुर्सी, जो सभी देवताओं के राजा है, किंग ऑफ द गॉड्स। तो ये इंद्र की जो विशेषता है, वो क्या है? ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ ऑल द गॉड्स।
देन ही इज रिलेटेड टू द ऐरावत। हम सब जानते हैं कि ऐरावत ये 3 सोंडों वाला हाथी है, जो कि बहुत ही शक्तिमान प्रतीक माना जाता है। और उस ऐरावत पर बैठकर हाथ में वज्र लिए, वज्र ये उसका हथियार है इंद्र का, वो लेकर वह क्या करता था, हमेशा जाता था और युद्ध भी खेलता था, प्रोटेक्शन करता था। दे आर वेरी पैशनेट एंड एग्रेसिव। तो ये लोग बहुत ही पैशनेट और एग्रेसिव होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल की राशि में बुध का आना, तो ये दोनों विरुद्ध प्रकृति के प्लैनेट्स हैं। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन उनको एक अलग ही उनका रसायन बना देते हैं। जैसे चंद्र की राशि में बुध का आना वो एक अलग बात है, तो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल पातळी पर हमने उसको देखा, लेवल पर देखा। लेकिन यहाँ पर हमें क्या देखना पड़ेगा कि एक उनमें कॉन्फ्लिक्ट है ओरिजिनली, तो कॉन्फ्लिक्ट उनके व्यक्तित्व में भी दिखता है और उनको हमेशा एक सुपरमेसी चाहिए हर जगह, वो ही हाईएस्ट है, उनके हाथ में ही पावर है, अधिकार है, ऐसा वो इच्छा रखते हैं, ऐसी उनकी डिजायर होती है और उसके लिए वो जी तोड़ मेहनत भी करते हैं। इसके लिए हम देखते हैं कि हर जगह ये लोग बहुत ही सक्सेसफुल होते हैं। मतलब उनमें एक जेलसी होती है, तब ये जेलसी एक अच्छी तरह से भी काम कर सकती है कि फलाना कोई व्यक्ति है जो यशस्वी हुआ उसके क्षेत्र में, तो मैं क्यों नहीं हो सकता, मैं क्यों नहीं हो सकती, ऐसा भाव जो है वो उनके मन में जागृत होता है और उसके लिए फिर वो रात दिन मेहनत करते हैं, जो चाहिए वो सब कुछ करते हैं। जैसे युद्ध में सब कुछ क्षमा होती है किसी भी चीज की, वैसे ही इनको सब ऐसे ही होता है। दे बिहेव लाइक दैट ओनली। अभी यहाँ पे जो स्टोरी है, कृष्ण ने एक बार इंद्र ने क्या किया कि गोकुल के ऊपर कृष्ण के राज के ऊपर बहुत बारिश गिराना शुरू किया। तो बहुत बारिश गिराने के बाद में अभी उसने उसको अहंकार हुआ था कि मैं क्या करूंगा, इस सब नगरी को उनके ध्वस्त कर दूंगा, बहा कर लेके जाऊंगा, इतना बारिश गिराऊंगा, क्योंकि बारिश की देवता वही है, इंद्र देवता। तो उन्होंने ऐसा करने के बाद में सो भगवान श्री कृष्ण को पता चला कि इंद्र को बहुत अहंकार हुआ है, तो अभी इनका अहंकार हमें तोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर सभी जो नगरवासी थे उनको एकत्र किया, उनको कहा कि आप जरा ऊंची जगह आ जाओ, मैं हम सब मिलकर क्या करेंगे, इस पर्वत को उठाएंगे। तो सब लोग एकदम आश्चर्यचकित हुए, अरे पर्वत को, गोवर्धन पर्वत को कैसे सब हम उठाएंगे, इतना बड़ा पर्वत है। तो उन्होंने बोला कि आप हाथ लगाइए, मैं भी हाथ लगा। तो उन्होंने एक उंगली लगाया सिर्फ और उंगली के ऊपर से उसको, गोवर्धन को उठाया और उसके नीचे सभी नगरवासी जमा हुए और वो बारिश से बचे। तो फिर इंद्र का जो अहंकार था वो वहां पर तोड़ा गया। तो ईगो प्रॉब्लम इनमें बहुत ज्यादा होती है। अगर एक्सेसिव ईगो होगा तो वो निगेटिवली इनमें काम कर सकता है और इनकी वजह से लोगों को तकलीफ हो सकती है, ऐसे भी है। तो ये कथा ऐसे दिखाती है। फिर रुद्र की कथा है कि रुद्र ने कैसा वो दक्ष राजा का जो यज्ञ था वो तहस नहस किया था, ये सब कथाएं हैं। दे possess हिडन occult पावर्स। इनमें जो पावर्स है वो कैसी है, हिडन है, गूढ़ है, जिसको समझना सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं है। दे आर वेरी सिक्रेटिव इन नेचर। तो एग्जैक्टली वो क्या है वो हम समझ नहीं सकते, वो किसी को समझ में आने ही नहीं देते, क्योंकि मंगल, ये मंगल का ही राशि है। जैसे मंगल मेष राशि जो है वो ऊपर से हमें दिखाई देता है, अगर दे आर आक्रामक, वो एकदम आक्रामक, उनका जो एग्रेशन है, डोमिनेशन है, वो सामने दिखाई देता है। और इनका जो एग्रेशन और डोमिनेशन है वो हिडन है, तो किसी को पता चलता नहीं है, लेकिन इनमें बहुत बड़ी पावर होती है। जैसे अभी ज्येष्ठा मतलब वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है भिक्षु,
तो बिच्छू क्या है, छुपा रहता है किधर भी, तो किसी को नजर नहीं आता, लेकिन किसी को काट कर तुरंत भाग जाता है, तो किसी को पता भी नहीं चलता है। तो ये जो एक जेलसी है, एक सूड लेने की जो भावना है, उनमें बदले की भावना है, वो होती है। दैट इज इनबॉर्न क्वालिटीज। क्वालिटीज है या उनको अवगुण बोलो, दोनों है उनमें। लेकिन ऐसा होते हुए भी दे आर वेरी प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स वीक। वीक लोग जो है, कमजोर लोग हैं, जो उनके सहकारी है, सबॉर्डिनेट्स है, हेल्पलेस पीपल है, गरीब लोग हैं, तो जो नीडी लोग हैं, उनके लिए ये बहुत प्रोटेक्शन का काम हमेशा करते हैं। उनके लिए बहुत कार्य करते हैं, जिसकी वजह से इनको मानने वाले लोग बहुत सारे होते हैं। क्योंकि इनको उनके ऊपर इतने एहसान करके रखेंगे कि इनके लिए लोग जान देने के लिए भी तैयार होते हैं। दे आर शॉर्ट टेम्पर्ड। ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन ये शॉर्ट टेम्पर्ड होते हुए भी उनके चेहरे पर वो कभी आपको दिखाई नहीं देगा। दे आर ऑलवेज स्माइलिंग, स्माइलिंग रहेगा चेहरे का ऊपर, लेकिन उनके अंदर अंदर जो डोमिनेशन एग्रेशन है, वो चुपचाप बाद में वो बराबर उसका कांटा निकाल देंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि ये किसने किया है। सो इनसे पंगा लेना बहुत ही भारी पड़ सकता है, तो इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए। दे कैन बी लाइक टू एक्सट्रीम पोल्स, जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल जैसे होता है, दोनों एकदम अलग। जैसे नॉर्थ में हम कहेंगे कि नॉर्थ इज द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव एनर्जी, तो साउथ इज द सेंटर ऑफ द नेगेटिव एनर्जी। तो ये दोनों है उनमें। तभी फिर निर्भर करता है कि उस किस एनर्जी को चैनलाइज कैसे करते हैं। उनके अंदर एनर्जी तो बहुत बड़ी होती है, एंडलेस एनर्जी है, लेकिन अगर उन्होंने अच्छी तरह से उस एनर्जी को चैनलाइज किया, तो ये अपने किसी भी क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचते हैं। लेकिन अगर वो चैनलाइज ठीक तरह से नहीं किया, तो फिर ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होते हैं लोगों के लिए, सरकार के लिए, समाज की व्यवस्था के लिए, सभी के लिए हो सकते हैं। सो दे कैन बी ग्रेट सेंट्स, एक संत साधु, महान साधु बन सकते हैं, या बहुत बड़े क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं। ऐसे जैसे कोई ऐसे कोल्ड मर्डरर लोग करने वाले लोग होते हैं ना, सीरियल किलर जिसे कहा जाता है, तो ऐसा देखा गया है कि उनके ज्येष्ठा नक्षत्र में ज्यादा ऐसे लोग मिले हैं जो भी सीरियल किलर होके गए हैं, क्योंकि उनके मन में जो भावनाएं दबी है, उन दबी हुई भावनाओं को वो कभी एक्सप्रेस नहीं करते। एक्चुअली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दे शुड एक्सप्रेस देयर इमोशंस थ्रू वेरियस मीडियम्स। मतलब अलग अलग माध्यमों से उन्हें क्या करना चाहिए, उसे अभिव्यक्त करना चाहिए। जैसे कोई गुस्सा आया तो चित्र निकाला, गुस्सा आया तो म्यूजिक बनाया, गुस्सा आया तो खेलने मैदान पर चले गए, गुस्सा आया तो दूसरी कुछ एक्टिविटी की। तो ये चैनलाइज अगर करेंगे इस तरह से, तो फिर उनकी लाइफ में खुशहाली होती है, वो बहुत ही यूज़फुल होते हैं और उस एक्टिविटी में वो बहुत आगे जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने वो नहीं किया, तो वो क्रिमिनल्स होते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डरर होते हैं। बहुत ही नेगेटिव कॉम्बिनेशन उनमें आ जाता है। तो ये जो उनकी एनर्जीज़ है, तो एनर्जी को चैनलाइज़ करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उनके जो इमोशंस है, वो इमोशंस को एक्सप्रेस करना, भावनाओं को अभिव्यक्त करना, या उनके भावनाओं को एक अभिव्यक्ति का साधन उपलब्ध कराना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उषित ये कैसा है, जमा हुआ जल है, सैचुरेटेड वाटर है, जिसको अगर कोई आउटलेट नहीं है, तो क्या होगा, तो पानी गंदा हो जाएगा, किसी भी काम में नहीं आएगा वो। ना उसे कोई पिएगा, ना उसे उसका कोई कुछ धोने के लिए उपयोग होगा, ना कुछ भी नहीं उपयोग होगा। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए उसको एक आउटलेट रखा जाता है हमेशा, तालाब को या डैम्स को, और उस आउटलेट रखने की वजह से उस पानी में मूवमेंट
चालू रहती है धीरे-धीरे, तो मतलब क्या होता है कि उसमें शुद्धता बनी रहेगी। सो बाय दिस दे शुड बी हैव सम आउटलेट्स इन देयर लाइफ। अभी वो कौन से क्षेत्र में बहुत अच्छा चमक सकते हैं, तो पुलिस, जिस क्षेत्र में जान न्यौछावर करके, जान पर खेल के कुछ काम करने की ज़रूरत है, वहाँ पर ये लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे पुलिस है, मिलिट्री है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, उसके बाद में स्पाई है, गुप्तहेर है, जैसे रॉ है, आईबी है, वगैरह-वगैरह। फायर सर्विसेज है। सो दे आर वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड दे हैव अथॉरिटी इन वेरियस फील्ड्स। तो बहुत सारी जो संस्थाएँ होते हैं, तो उन संस्थाओं के जो सर्वोच्च पद है, अध्यक्ष है या सेक्रेटरी है, तो उनमें फाउंडर है, संचालक है, तो ये बड़े-बड़े पदों पर हमें ये ज्येष्ठा नक्षत्र वाले बैठे हुए दिखाई देते हैं कि वो हमेशा बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत से अपना स्थान जमाते हैं। तो इनको हमेशा बड़प्पन मिलता भी है, क्योंकि वो उन्हें चाहिए, निसर्गतः उनकी वो माँग है, तो किसी न किसी तरीके से वो प्राप्त करते हैं। हालाँकि सेक्सुअलिटी इनमें बहुत ज़्यादा हो सकती है, तो उसकी वजह से कुछ हार्मोनियल प्रॉब्लम्स जो है वो इनमें होने की आशंका है या शक्यता है, ऐसा हम कहेंगे। कोई फेमस पर्सनैलिटीज़ कौन-सी है? तो शरद पवार साहब है, लाल कृष्ण आडवाणी जी है, फिर बॉलीवुड से संजय दत्त है, धर्मेंद्र है और इनके जीवन को हम देखेंगे, तो हमें पता चलेगा कि धर्मेंद्र एक एक्शन हीरो की स्टाइल उनकी पहले से थी, जो कि बहुत पॉपुलर हुए थे और संजय दत्त की भी वही स्टाइल हुआ करती थी, कि एक पिक्चर में उन्होंने गाना गाया था कि नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। तो वो बहुत पॉपुलर हुआ था, फेमस हुआ था। तो इस तरह से भी ये थोड़ा-सा बिहेव कर सकते हैं। लेकिन अगर एडिक्टिव इसमें मोड में गए, तो एडिक्शंस भी इनको बहुत ज़्यादा होते हैं और इनको हमेशा चाहिए कि अपनी जो संगत है, वो संगत अच्छे लोगों के साथ रखेंगे, तो ये लोग अच्छे होंगे और गलत लोगों के साथ, क्रिमिनल लोगों के साथ में अगर संगत रखेंगे, तो शायद ये भी क्रिमिनल लाइन की तरफ जा सकते हैं। तो संगत का परिणाम यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है, तो इनको संगत अच्छी करनी चाहिए। तो उनके जो बॉडी पार्ट्स है, वो जेनेटिकल ऑर्गन्स है, सेक्सुअल हार्मोन्स है, नेक है, स्टमक का एक पार्ट है, ये सब पार्ट इसमें आते हैं। ये राक्षसगण का ये है जिसमें वात पित्त कफ में से वात ये ज़्यादा होता है इनमें और अर्थ एलिमेंट से ज़्यादा रहता है। वेल्थ, अर्थ इज कनेक्टेड विद वेल्थ और मटेरियलिज्म। दे आर वेरी मटेरियलिस्टिक पीपल। ठीक है? अभी चलते हैं तीसरा जो नक्षत्र है, नक्षत्र चक्र का 27 नक्षत्र में से सबसे आखिरी नक्षत्र 27th नक्षत्र, दैट इज कॉल्ड एज द रेवती। रेवती या बुध का अभी जैसे आश्लेषा में देखा हमने, ज्येष्ठा में देखा कि ये मुहूर्त शास्त्र में इन नक्षत्रों को शुभ कार्य में कभी नहीं लिया जाता। लेकिन रेवती ये नक्षत्र ऐसा है बुध का कि जिसको बहुत ही शुभ माना गया है और सभी शुभ कार्यों के लिए वो यूज़ किया जाता है, मंगल कार्य के लिए यूज़ किया जाता है, ऐसा ये नक्षत्र है। तो रेवती वाले कैसे हैं? एक तो लास्ट नक्षत्र होने के कारण यह बहुत ही स्पिरिचुअल होते हैं, स्पिरिचुअलिज़्म उनमें ज़्यादा होता है। मोक्ष की राशि मानी जाती है मीन राशि, स्पाइसेस इज़ अ राशि ऑफ द मोक्ष, लास्ट स्टेज, भक्ति की लास्ट स्टेज है वो। तो उसमें ये नक्षत्र पड़ने के कारण दे मे बी वेरी स्पिरिचुअल। उसके बाद में उसका रेवती का अर्थ होता है वेल्दी होना, प्रॉस्पेरिटी लाना, सक्सेस, फिर फॉर्च्यून मतलब अच्छा नसीब पाना।
They are very fortunate sometimes. फिर it is connected with the mysterious preservation. प्रोटेक्टिव प्रिंसिपल इनमें ज्यादा होता है। उसके बाद में सरोगसी, मतलब दूसरों के लिए अपना पेट देने वाले, जो सरोगसी आज सबको पता है, तो उसके लिए भी रेवती नक्षत्र माना जाता है। दे आर वेरी स्पिरिचुअल पीपल। अभी ये जो प्रोटेक्शन करते हैं वो हमेशा जो बच्चे हैं, उसके बाद में प्राणी है, इन सबके प्रोटेक्शन के लिए, उनके अच्छे के लिए, इसके लिए ये हमेशा कार्य करते रहते हैं। तो इनकी जो सेवा व्रत लेने का जो एक नेचर होता है, तो हर पार्ट में सेवा करते हैं। और इनकी सेवा कैसी होती है? ये बाकी के भूत की तरह नहीं है कि पेड सर्विस नहीं है। ये निरपेक्ष, निस्वार्थ, सेल्फलेस ऐसी सेवा करते हैं। और इसके लिए इनमें ऐसा भाव होता है कि हम अगर लोगों की सेवा करेंगे तो हमें पुण्य मिलेगा, और वह पुण्य शायद हमें आगे चलकर हमारी अगर परिस्थिति कुछ डावाडोल हो जाए, कुछ नेगेटिव आ जाए, तो हमें और हमारे बच्चों को, हमारे फैमिली को हमेशा उसका लाभ तभी मिलेगा। और ये सच भी है कि पुण्य का लाभ हमेशा नेगेटिव जब पीरियड आता है तो मिल जाता है। कोई ना कोई आके आपको मदद करता है। तो आपके ऊपर कोई गहरा संकट भी आया है, तो उस संकट से बाहर निकालने का काम वो कर सकता है। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर। इसका जो सिंबल है वो पेयर ऑफ फिश, मछली है। उसके बाद में ड्रम है। ये दोनों शुभ माने गए हैं। जैसे पृथ्वी की जो उत्पत्ति है, सजीव सृष्टि की उत्पत्ति, वो जल में हुई है। हम सब जानते हैं कि जल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहले निर्माण इस पृथ्वी में हुए हैं। तो इसके लिए उनका जो कनेक्शन है वह ये हमें दिखाई देता है। तो इसके लिए वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा होते हैं। फिर पाप पुण्य की संकल्पनाएं वो बहुत मानते हैं, भगवान को बहुत मानते हैं, हमेशा डरते हैं कि अरे नहीं बाबा, ये मैंने किया तो ये पाप होगा, तो हमें वो ऐसा नहीं करना चाहिए। सो दे आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द इथिक्स, मॉरल्स एंड वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। इसको हमेशा वो पकड़े रहते हैं, और वैसा ही वो लाइफ में बिहेवियर भी उनका वैसा होता है। नहीं तो हम आजकल जमाने में देखते हैं कि लोगों के विचार तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनका आचरण वैसा नहीं होता। तो ऐसा ही रेवती नक्षत्र वालों के बारे में नहीं होगा, नहीं होता है। तो उनके विचार, जो भी मूल्य व्यवस्था, ये सब सब जो मानने वाले वैसे ही वो आचरण में लाते हैं। सो दे आर वेरी प्योर पीपल, दे आर वेरी जेंटलमैन, ऐसे हम उनको कहेंगे। इसकी जो देवता है वो पूषा नाम की देवता है। तो क्रिएटर ऑफ द रोड्स है वो। तो किसी भी चीज को रास्ता बनाने वाले हैं। तो कोई भी समस्या है तो उसको रास्ता निकालने का काम ये रेवती वाले बहुत ही अच्छा कर सकते हैं। एंड दे हैव वेरी इमेंस लव टुवर्ड्स चिल्ड्रन, एनिमल्स, एटसेट्रा। अभी जो चीजें खोई हुई है तो उनको खोजने का काम भी ये लोग बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसी तरह से वो भी खुद बहुत सारी चीजें खो सकते हैं, क्योंकि इनको थोड़ा डुअलिटी होने के कारण और इनका थोड़ा-सा जो मतलब याद करने का जो ये है, वो इनको याद नहीं रह जाता। भूलने का थोड़ा-सा इनको प्रॉब्लम हो सकता है, कि कुछ चीज़ें जो है वो भूल जाते हैं, जिसकी वजह से दे मे लॉस्ट सो मेनी थिंग्स। हमेशा कि छतरी लेकर गए और फिर ट्रेन में ही छतरी रख दी, ऐसे ही उतर गए, ऐसे भी हो सकता है। तो उनका थोड़ा-सा जो नर्वस सिस्टम में थोड़ा-सा वो जो एरिया है ब्रेन में याद रखने का, वो थोड़ा-सा वीक हो सकता है, होता है। उसके बाद में दे मे हैव सम फियर फ्रॉम द एनिमल्स आल्सो, और प्रॉब्लम्स ड्यू टू एनिमल्स। तो प्राणियों की वजह से इनको शायद कभी प्रॉब्लम भी हो, या डर उनके मन में हो सकता है। सो ये चीज़ें उनके साथ जुड़ी हुई होती है। पुषा टिथ,
ये जो एक स्टोरी है कि वो दक्ष राजा जब यज्ञ कर रहे थे बहुत बड़ा, और उस यज्ञ के लिए उन्होंने उनकी जो पुत्री थी पार्वती, उसको तो बुलाया, लेकिन अपने जमाई राजा शंकर जी को नहीं बुलाया था। तो फिर क्या हो गया था कि शंकर जी बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सैन्य और सब ये जो रुद्र वगैरह थे, उनको रुद्र को उनको वहां आक्रमण करने के लिए भेजा, उस यज्ञ को तहस-नहस करने के लिए भेजा। और तभी जाकर जब रुद्र ने अपने शस्त्र चलाए, तभी एक शस्त्र जो फेंका था, तो ये पूषा देवता उधर मौजूद थे, तो उनके टीथ को लगा और उनके दाँत पड़ गए थे। तो ये एक स्टोरी है, जिसका उपयोग भी हमें इसमें हो सकता है कि उनके दाँत के प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। रेवती के पीपल हमेशा सेल्फलेसली काम करते हैं और भगवान को बहुत ज़्यादा मानते हैं। दे आर वेरी रिलिजियस पीपल, धार्मिक वृत्ति के होते हैं। धार्मिक वृत्ति की तरफ उनका झुकाव हमेशा होता है। और एक इम्पोर्टेंट जो बात है कि वो हमेशा दे स्टिक टू देयर एथिक्स, मॉरल्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स एट एनी कॉस्ट। इसके लिए वो उनको छोड़ते नहीं हैं। सो दे आर नॉट लेस फ्लेक्सिबल समटाइम्स। फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी कम होती है। ये ऐसा ही है तो ऐसा ही है। इस तरह से वह ये करते हैं। तो इनके जो निर्णय हैं, कभी-कभी निर्णय लेने में बहुत देर लगाते हैं। ये भी इनकी एक थोड़ा वीकनेस है। मतलब एट राइट टाइम वो डिसीजन लेते नहीं। डिसीजन लेने में बहुत वक़्त लगा देते हैं। फिर वक़्त लगा देने के कारण अ, उसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं, वो फिर बाकी लोगों को भी भुगतने पड़ते हैं। और फिर डिसीजन लेट लेने के कारण बहुत सारा हंगामा हो जाता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। जैसे फेमस पर्सनैलिटीज़ में मिखाइल गोर्बाचोव जो अध्यक्ष थे रशिया के, कि जिन्होंने रशिया का जो कम्युनिज़्म था, वो दूर किया था और बहुत सारे टुकड़े किए थे, मतलब स्वतंत्रता दे दी थी बाकी देशों को, जो कि रशिया से जुड़े हुए थे। तो ये निर्णय लेने में उन्होंने इतनी देर कर दी थी कि रशिया के हालत बहुत ही खराब, उस समय 1991 की बात है मेरे ख्याल से। तो तभी इतनी खराब हो गई थी कि जो डिसीज़न उनको 2 साल पहले लेना चाहिए था, उन्होंने वो 2 साल आगे लिया। हालाँकि उनका जो इंटेंशन था, वो अच्छा था, कि अच्छा करने का था, लेकिन वो निर्णय टाइम पर न लेने के कारण उसका खामियाज़ा वो टाइम में बहुत बुरी तरह से रशिया के लोगों को भुगतना पड़ा था। तो एक उनका उदाहरण है। अभी बॉडी पार्ट्स जो है, लेग्स है, फिर एंकल्स है, फुट है, हमारे तलवे का भाग है, नीचे का भाग है, डिस्मेनिया है और नाइटमेयर्स है। शायद इनको नींद की तकलीफ भी हो सकती है कि नींद ना आना या बहुत ज़्यादा नींद आना, दोनों भी हो सकता है। तो दोनों की तकलीफ यहाँ पे देखी जा सकती है। मीन राशि या आसन, शयन, भोग और मोक्ष, इन सभी चीज़ों को ये डिनोट करने वाली राशि है। तो इसमें कभी-कभी जो होने वाली जो प्रॉब्लम्स है, ये इनमें हमेशा हमें दिखाई दे सकते हैं। लेकिन प्रकृति जो है, वो इन लोगों को हमेशा साथ देती है, हमेशा ऊपर लाने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों में इनका बहुत बड़ा नाम नहीं होता, क्योंकि वो खुद कभी भी मार्केटिंग वगैरह खुद का कभी नहीं करते हैं। दे आर वेरी अंडर कवर्ड पीपल। तो बहुत चमकना-धमकना, हमेशा रोज़ पत्रकार परिषद लेना, रोज़ कैमरों के सामने जाना, ये टालते हैं ये लोग। इसलिए दे आर अंडर कवर्ड समटाइम्स। तो बहुत सारे लोग इसमें हैं कि जो रेवती नक्षत्र में आते हैं, तो उनकी सात्विकता उनके चेहरे पर ही दिखती है। जैसे सुरेश वाडकर जी भी इसका एक उत्तम उदाहरण है, जो कि और कोई संत जो है, वो मीन राशि में जन्मे हुए हैं। मेरे ख्याल से श्री स्वामी समर्थ जी की भी मीन राशि, मीन लग्न है। तो इस तरह से ये जो कॉम्बिनेशंस है, वो उनको एक यूनिकनेस कर देते हैं और अलग बनाते हैं। तो मोक्ष की तरफ जाने वाली ये राशि है।
और आकाश तत्व इसमें एलिमेंट इम्पोर्टेंट होता है। और आकाश तत्व कैसा है? अनलिमिटेड है, अनंत है, जिसका कोई अंत नहीं, उसको अनंत कहा जाता है। तो ऐसा तत्व इस नक्षत्र के इसमें आता है। सो इनको समझ पाना ये सब इतना ईज़ी नहीं होता है। अगर वो संत है तो अलग ही उनका जो बिहेवियर होता है। तो कभी वो एकदम गुस्से में आएँगे, कभी एकदम हँसते रहेंगे, कभी कुछ बोल देंगे, कभी किधर चले जाएँगे। क्योंकि ये सभी जो है ना वो तुरीय अवस्था में जीते हैं। एक्चुअली 4 अवस्थाएँ होती है। तो 4 अवस्था में जो जागृत अवस्था है, सुषुम्ना है, स्वप्न अवस्था है, उसके बाद में तुरीया ये सबसे लास्ट है। तो तुरीय अवस्था में जब इंसान जाता है तो मोक्ष पद को जाता है, ऐसा समझा जाता है। तो वो सभी भव सागर को भूल जाता है और भूलने के बाद में फिर वो उसको उसके रूल कैसे लागू होंगे? तो और जो हमारे जो रोज़मर्रा के रूल्स रेगुलेशंस हमारे सामान्य जनों के हैं, वो उन पर लागू होते ही नहीं है। तो इसके लिए उनको लोग समझने में गलती कर देते हैं। तो उनको बोलते हैं, "अरे! ये तो पागल जैसे बिहेव कर रहे हैं" वगैरह-वगैरह। एक्चुअली वो एक विशिष्ट अवस्था में पहुँचते हैं, जिसको मोक्ष की अवस्था कहा जाता है। बाय दिस अभी हमने वी हैव कंप्लीटेड ऑल द नक्षत्रास हियर। ओके इन सर। नक्षत्रों का हम बहुत ही सुंदर उपयोग हर चीज़ में कर सकते हैं, चाहे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे शेयर मार्केट हो, कोई भी क्षेत्र हो। तो उसपे ये जो एंगल्स है, ये जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ है, इनका उपयोग मतलब उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका उपयोग बहुत सुंदर तरीके से किया जा सकता है। यस सर, ओवर टू ऑनरेबल डॉक्टर पाटिल सर। Okay, sir. It was a very enlightening session. Budh Nakshatra and water element together, the deadly combination. नदी, तालाब, नदी, डैम और समंदर ऐसे हो। मतलब बुध मर्क्यूरी इज ऑल रिलेटेड टू प्रैक्टिकलिटी। मर्क्यूरी एंड उसमें हम लोग ने एक वाटर एलिमेंट, वी हैव पुट अ वाटर एलिमेंट टू मेक देम सेंसिटिव। हाँ, चिंतनशीलता का है ना वो। चिंतनशील। इस मैकेनिज्म में वो यूज़ किया जाने वाला वाटर एलिमेंट है। डिफेंस ओके। ये चीज़ ही उसमें आती है। Okay, any questions before I summarize what sir has taught us homeopathic fashion? Any questions? Anybody who has not understood? Okay, so today is the last lecture series or Nakshatra series 9. We are covering Budh Nakshatra or Nakshatra related to Mercury. So Mercury Nakshatra, first of all, they are found in water component. Like we just discussed that we have got logic and sensitivity together in all these three nakshatras. The difference would be in Cancer, it's a movable Rashi, so you will find the knowledge which can be expressed, the knowledge which can be exhibited, the knowledge which is more soric in nature. So Cancer, you will find more of Sora. Scorpio is a fixed sign. So Scorpio being a fixed sign, you have got the characteristics of Mars and you have got the characteristics of Mercury in a water element. So you have got planning which goes on inside the person on a continuous basis. So we'll come to it. And last is Pisces. So Pisces, we can say it is positive syphilis. What do you mean by positive syphilis? That these are the person who can be absorbed in meditation. These are the person who can look beyond those who are not into worldly affairs. That is what I understood by it. And but being dual Rashi, so you will find confusion, and you usually find people who are forgetful or who are absent-minded in nature. So Cancer, main Ashlesha Nakshatra, you will find more of Sora or sorosyphilitic, let's say. Scorpio, plainly psychosyphilitic, and Pisces can be against positive syphilis.
So even we can think about brain degeneration, Alzheimer's in Pisces. So now Ashlesha Nakshatra, homeopathic point of view, we have got a medicine called Naja. So Ashlesha, like sir has told, they have got that psychic abilities like a snake, but being being a sign of Kark Rashi or Cancer. So you will find that sensitivity, you will find that responsibility coming in this person. So, and lot of planning. So they can be like what we have in arsenic. So the main remedy I would think about arsenic alb and Naja. Both these remedies can come up as far as Ashlesha Nakshatra are concerned. So it is related to poison. So again, we have got the remedy Naja, where the theme of Naja, like what we have seen, is duality, is duty conscious, is responsible in nature. So, like sir had told, they can be very good psychiatrists or they can be very good counselors. So, clairvoyance also in them. But then I would relate it more towards the remedy, Naja. Second remedy, which we may think about is arsenical. Arsenical theme is getting cheated or they cheat the person. And being Cancer or being Kark Rashi, you will find fastidiousness or particularness in them. So they like responsibility, they like a responsibility on their head. So if the energies are channelized well, then this nakshatra people can perform well. Like same way Naja, the person will not strike until and unless she is troubled in a very bad fashion. So the concept of Naja, which we have seen, is mother-in-law, daughter-in-law situation, where the feeling of being wrong or suffer wrong or tormented feeling which is present in Naja very well suits this nakshatra. Ashlesha. So I think so we are quite close. So Naja, we can think about Naja for this nakshatra. So that diligency will also come at the same time suffered wrong. Both the things can come out here. And like Sir had told, if it is the last degrees, like let's say if it is in Cancer 29-degree nakshatra Ashlesha, then that fire element will also be present, that Gandhantar Yoga. But that Gund Mandartra means there are two elements present, means going towards fire. So that anger and aggression may come that time, or this feeling of schizophrenia or psychosis may come when we see a person or a patient having 20 Ashlesha Nakshatra and the degrees approximately 28. So these cases we will have to be more careful. So the tattva ends from water element, fire element. That is why we call Gandhanta Mool Nakshatra. That is the last degree. So schizophrenia, so at the same time, they can be very good counselors. So these two drugs, again I'm repeating, arsenic alb and Naja. And we have got sense of duality, like dual-minded Moon and Mercury, whether to strike or whether to be responsible. So this duality is perfectly explained by this nakshatra. Then we have got Jyeshta Nakshatra. Now for Jyeshta Nakshatra, it's a combination of Mars and Mercury. Mars means aggression, Mercury means plan, but it's a fixed sign and it's a watery sign. So we have got a sensitive Mars and we have got a planning of Mercury. So a sensitive fixed Rashi, aggressive Rashi with a planner. So the most important remedy I could think about would be nitric acid. And it rules sexual organs. So we have got rectal
complaints can also come in this. So we have got fissure, fistula, which will also come in this. So one of the most important remedy I would think about is nitric acid. Second remedy we can think about is Crotalus horridus. So just imagine nitric acid, then you are 100, you know it is Jyeshtha Nakshatra. So there is sensitivity, there is passion of a watery sign. So extremely sensitive, sentimental type of people who get affected very easily, who get offended very easily, who have got hatred of people who are offended, but they will not express because it's a fixed sign. It does not have a way to express their emotions. So we find secretiveness very much marked. So secretiveness would be the eliminating symptom and planning would be the eliminating symptom for Jyeshtha Nakshatra. And being mass, so aggression will also come up. So like what sir has told, a serial killer, so he can be a saint if he is able to channelize his energy, or he can be a gangster, or he can be a serial killer. So competitiveness, jealousy in a syphilitic fashion. So pure syphilis or psychosyphilitic nakshatra, where the patient may not express his emotions at all. So like a person who is a military person who is in spy, but I think so he may not be on the field, he will be a planner, he will be doing all the planning inside. Guerrilla tactics will also come under this nakshatra. So sexuality, tendency for masturbation, everything should come under this nakshatra. So one of Yustilago also I could think may come in this nakshatra. Because Yustilago is also what? It's a dirty type of a plant with very high sexuality and which is hidden in nature. So nitric acid, one most important. Second drug, as we know, it is cortisol or androctonus will come up in this nakshatra. Okay, then we have got Revati nakshatra. Revati means again a combination of water, Jupiter, and Mercury, but it's a dual Rashi. So duality means whenever we have got duality, think about forgetfulness, think about absent-mindedness, think about the rubrics, purchases a thing and leaves his wallet somewhere. So that rubrics can be applied to all nakshatras in Meen Rashi. But especially in Revati, why? Because we have got Jupiter and Mercury combination, where we find lot of intellectual thinking is going on. So persons who are very spiritual but would also be logic oriented. They will try to go into depth of a problem, depth of an issue, but because it is Jupiter, like sir told, they may not, they will do it selflessly. So we can think about social workers who don't get recognition or they don't want recognition. So we can think about social workers in this nakshatras, or people who think beyond, like a drug called anhelonium. They can be in their own thoughts, right? Absorbed, buried in thoughts. So these all rubrics we can take: absent-minded, forgetfulness, fear of animals, like sir has told, then takes time to take decisions, confused. They can be liberation. They can always think about liberation. They're absorbed in thoughts, and we can think about remedies which are meditative in nature. Again, a mild type of remedy will come here, like cancer. Again, could be very similar to Revati, means the nakshatras which are there in cancer. We will find a similar type of touch out here. But in cancer, it will be more of sympathy, caress, love, because
moon sensitivity is there, while here in Pisces, you will find intelligence, you will find diligence, you will find conscientiousness, you will find morality, you will find more values. And there will be more of constitution which will be mild. So one of the most important remedy I could think about out here is calcarea silicata. May not be pure silica, but calcarea silicata can come up, and other remedies which are in a meditative type of state, but they should be diligent in nature or conscientious in nature. So this is to summarize the nakshatras related to Jupiter. Any question related to this nakshatras, or any questions to sir? Are you there? Yeah, I'm there. हा आपण Yes, ते sir. आपण कधी त्या नक्षत्रांचा एक्सपिरियन्स करू शकतो? आता तुम्ही जे त्याचे ऍट्रिब्यूट सांगितलेत बेसिकली, तर त्याच्यात जेव्हा चंद्र असतो त्याच वेळेला ते एक्सपिरियन्स करतो का इतर प्लॅनेट्स असताना पण आपण एक्सपिरियन्स करू शकतो फ्रॉम मेडिकल हा. ऍस्ट्रॉलॉजी पॉइंट? I will explain. हा काय चालेल झालं sir. ऍक्च्युली पॉवर गेली आहे ना, त्याच्यामुळे माझा वायफाय बंद पडलाय. मोबाईल बरं वरून बरं, जॉईन कर. हरकत नाही. हाँ, सो इट इज इम्पोर्टेंट कि नक्षत्र कहीं पर भी एक्टिवेट होता ही है, हर भाव में एक्टिवेट होता है. जैसे लग्न का नक्षत्र है तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. फिर चंद्र का नक्षत्र है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और हर भाव में एक नक्षत्र होता ही है, एंड व्हेन प्लैनेट कम्स इन दैट नक्षत्र तो वो एक्टिवेट ज्यादा होता है. इंस्टेड ऑफ ओनली हैविंग द नक्षत्र इन भाव, जब उसमें प्लैनेट आता है तो वो एक्शन हीरो जैसा उस नक्षत्र के जो स्पेसिफिकेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो उठाता है. ओके तो हाँ, तो हर एक से कनेक्टेड है, irrespective of the only Lagna or only Moon or only Ravi, all the houses and all the planets also. ठीक है? ओके या सर, थैंक यू. If planet is there, then वो बहुत ज्यादा इफेक्टिवली रिजल्ट देता है. जैसे अभिजीत नक्षत्र है, जो कि उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के 6:40 से लेके एक 10:50 श्रवण नक्षत्र में 10 डिग्री 50 कला के आसपास तक होता है. ठीक है? तो उसमें अगर कोई प्लैनेट है वो डिग्रीज में, तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा. इट इज द थीम एक्चुअली. और अगर Okay. प्लैनेट नहीं है और कौन से भी भाव में है, तो भी वो भाव का फल देने के लिए और कैरेक्टरिस्टिक बताने के लिए भी उस नक्षत्र का उपयोग हम सेकेंडरी लेवल पे कर सकते हैं. ओके, थैंक यू सर. सर Yes. एक खाली मैं और इसमें एक बोलना चाहता हूँ कि आई वांट टू पुट सर, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें एसेंडेंट नक्षत्र होगा, राइट सर? हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मतलब द मोस्ट इम्पोर्टेंट वुड बी एसेंडेंट नक्षत्र. ascendant nakshatra is most important because बराबर है that सर? is directly connected with your personality. देह भाव से आपके जुड़ा हुआ है ना वो. राइट. हाँ. So if we बाकी का take by कनेक्शन orders, अलग है सब. हाँ, so if we think by orders, अगर हम लोग सोचते जाएंगे तो फर्स्ट वुड बी नक्षत्र, फिर वुड बी मून नक्षत्र, चंद्र का नक्षत्र, एंड देन Yes. वुड बी अदर नक्षत्र. बराबर सर? Yes. बिकॉज अदर जो नक्षत्र है वो जो भी प्लैनेट एक्टिवेट होगा, नहीं तो जिनकी दशा होगी विंशोत्तरी, तभी वो एक्टिवेट होंगे. बराबर है सर? That Yes. time that nakshatras would get activated, while ascendant nakshatra continuous activation होगा, और चंद्र का नक्षत्र भी मेरे ख्याल से continuous activation होगा, because हाँ, it because plays on that's the emotional pattern ना, एक्शन रिएक्शन हम्म, पैटर्न है ना वो आपके हाँ, साथ जुड़ा हुआ. हाँ. तो मोस्ट इम्पोर्टेंट आई थिंक सो 70%, मतलब अगर 50% आई थिंक सो ascendant होगा, 25% वुड बी मून नक्षत्र, और बाकी का 25% डिपेंडिंग अपॉन द दशा वो नक्षत्र एक्टिवेट होते रहेंगे. ऐसे हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं, मतलब जो ये लेक्चर सीरीज में मैं समझा हूं, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू आस्क. अगर परसेंटेज वाइज अगर हम लोग डिवाइड करने को जाएंगे तो सर? यस. ओके सर, राइट. तो वही थोड़ा सा समझना था, क्योंकि ये कंफ्यूजन, that this confusion was there quite a lot, and I think so we'll clear this confusion more and more.
when we take up the lecture series. Sir, you want to say few words, then we can stop. Yes, yes. I will say कि nakshatra is a very beautiful part and it is a soul of astrological system. कोई भी सिस्टम हो, चाहे वो ट्रेडिशनल हो, चाहे वो केपी हो या और कोई हो, पराशरी हो, तो हर सिस्टम में नक्षत्र का जो सिग्निफिकेंट है, इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका सुंदर उपयोग हम प्रेडिक्शंस में या कोई भी चीजों में उपयोग में ला सकते हैं। हमने तो एक खाली बेसिक लेवल से अभी इसमें एक मैथोलॉजिकल एंगल पकड़ा है, थोड़ा सा साइंटिफिक, थोड़ा सा मेडिकल, ऐसे लेके, क्योंकि समय हमारे पास कम था, लेकिन उसमें और बहुत सारे जो रंग है वो हम मिक्स कर सकते हैं और उसको कैसे यूज करना है, ये हम जो एप्लीकेशन जो थ्योरी है वो अभी जो हमारा कोर्स है जो 2 तारीख से रात को 10 बजे शुरू होगा, उस कोर्स में ये सब टेक्निक्स एप्लीकेशन की सिखाई जाएंगे कि हाउ टू यूज। अभी तो हमने समझ लिया कि ये क्या है, कैसा है, लेकिन उसका उपयोग कैसे करना है वो भी तो हमें सीखना है। इसके लिए हम ट्रेडिशनल एज वेल एज केपी दोनों मेथड से इसको समझने वाले हैं और अप्लाई करने वाले हैं, तो उसमें विस्तृत चर्चा और होने वाली है। सो मैं चाहता हूं कि सभी लोग इसमें ज्वाइन हो और इसका लाभ उठाए, इसका उपयोग समाज के कल्याण के लिए करे, लोगों के हित के लिए करे। तो हमारा जो उद्दिष्ट है ये कोर्स लेने का, ये सीरीज लेने का, तभी जाके वो आखिर में पूर्ण होगा। और फिर से मैं ऑनरेबल डॉक्टर अभय पाटिल सर का बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ कि उन्होंने यह सीरीज सबके लिए चलाने का जो मनोदय व्यक्त किया था और उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की और मुझे भी प्रोत्साहन दिया, मोटिवेशन दिया ये करने के लिए। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। और सभी लोग जिन्होंने अपना समय निकालकर इसमें सहभाग किया, प्रश्न भी पूछे, इंटरेक्शन किया, तो आप सभी लोगों का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आपने शांत चित्त से मुझे सुना, सहन किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर वंस मोर। मतलब जब भी हम लोग ने स्टार्ट किया था, हम लोग सोच रहे थे कि बाबा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। आई वॉज अ लिटिल बिट, मतलब मेरा ये था कि बाबा आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए, आप इतना मेहनत कर रहे हैं तो उसमें यूटिलाइजेशन होना चाहिए, लोगों को सीखने को मिलना चाहिए। एंड यस डेफिनेटली। और जो यूट्यूब में मैंने यूट्यूब की लिंक भी डाल दी है इसमें इन द नोट्स, मैं वापस वो लिंक अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाल देता हूँ। जिन्होंने ये लेक्चर सीरीज मिस किए हैं प्लीज देखिए, एंड इट इज बीन अप्रिशिएटेड क्वाइट अ लॉट। काफी जनों ने ये लेक्चर सीरीज ऑलरेडी देख चुके हैं। देयर आर मोर देन 300 प्लस व्यूज हो रहे हैं अभी प्रैक्टिकली ये सीरीज के। तो प्लीज जिन्होंने मिस किया है दे कैन अगेन वॉच इट। And thanks a lot, sir. Looking forward for Thursday's lecture. Thank you, sir. थैंक यू। गुड नाइट। बाय। Right, good night.